नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद सियासी पार्टियां पूरी तरीके से इस समय सक्रिय हैं। गुणा गणित, गठजोड़ और सीटों पर नाम तय करने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस मामले में उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। अपने विधायकों को रोक लेने, अपने नेताओं को पार्टी न बदलने देने के लिए कई नेता सक्रिय हैं और साथ ही साथ कई लोगों को किस सीट से चुनाव लड़ना है ये भी निर्देशित किया जा रहा है। एक बड़ी खबर और वो है उत्तर प्रदेश से, वो ये है कि अब निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन गई है और ये सब कुछ तय किया जा चुका है कि निषाद पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 17 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से 17 सीटें हो सकती हैं। अयोध्या से सीएम योगी और सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये सारी बातें तय की गई हैं। 160 नामों पर आज अर्थात गुरुवार को मुहर लगने की बात भी सामने आ रही है। बड़ी खबर यूपी से विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना दल निषाद पार्टी के साथ अब लगभग गठबंधन की स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 15 से 17 सीटें निषाद पार्टी को दी जा रही हैं, ये बात तय की गई है और इस पर केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में मुहर लग गई है। 160 से अधिक नाम तय किए जा चुके हैं। इस कवायद में 72 घंटे से अधिक का समय लग चुका है। वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो जिताऊ हैं और टिकाऊ हैं। इसके पीछे कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर, निषाद पार्टी के साथ कितनी सीट शेयरिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है ये तय हो चुका है और अपना दल के साथ भी कितनी सीटें आपस में एक दूसरे को दी जाएंगी ये भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी अब अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है और इसकी शुरुआत बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रियंका गांधी भी कर चुकी हैं और समाजवादी पार्टी भी अब अपने सीटों पर और जहां जहां उन्हें चुनाव लड़ना है अपने प्रत्याशियों का नाम सामने लाने का सिलसिला अब शुरू करने वाली है। सीधे हम लखनऊ की ओर रुख करते हैं जहां हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला इस समय मौजूद हैं कई सारे घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए और कई अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। अनूप, बहुत बहुत स्वागत। आज गुरुवार के दिन सुबह सुबह ही हम आप लाइव के माध्यम से वो जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो कुछ लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक चल रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सियासी गतिविधियों को लेकर के। क्या कुछ घटनाक्रम सामने आए हैं जिसके मायने बड़े होने वाले हैं? अनूप, जैसा कि जैसे 3 दिन से लखनऊ की सियासत काफी हलचल, काफी गर्माहट है और आज इसका जो सवेरा हुआ है उसमें भी बीजेपी के लिए झटका ही लेकर आया कि एक इस्तीफा और बीजेपी विधायक जो शिकोहाबाद से मुकेश शर्मा है उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो कुल मिला के ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है स्क्रिप्ट है उसी के पीछे पीछे जो अन्य विधायक चले आ रहे इस्तीफा लेकर, तो इसके पीछे में दलितों पिछले जो नाम पर ही फिर से इस्तीफा सवेरे हुआ है मौजूदा बीजेपी के विधायक का मुकेश शर्मा। तो कुल मिला के आज एक और विकेट बीजेपी का गिरा है, विधायक गिरा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से साथी माने जाते हैं और ये भी चलता रहता है कि इनका टिकट लगभग बीजेपी से मिलना मुश्किल ही था, टिकट कटना तय था। कुल मिला के एक विकेट गिरा है। अच्छा, आज कांग्रेस ने भी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी की, जैसे 50 महिलाओं को टिकट दिया है बाकायदा में और साथ में सफल से भी आज एक सूची खबर आ रही की सूची आज जारी कर सकते हैं। इसको मिलाकर सीटें अनाउंस करने का सिलसिला पार्टी द्वारा जिसे आज शुरू हो चुका है और दिल्ली में जैसे कि आपने बताया कि निषाद पार्टी
इसी के साथ में बीजेपी का फार्मूला जो शेडिंग का है उस पर उसका लगभग 17 सीटों पर उनके लगभग खबर जो बात आई है कि 17 सीटों में बातचीत हुई है उनके साथ और लगभग उतनी सीटें अपना दल के साथ अनुप्रिया पटेल उनके साथ भी फार्मूला जल्दी ही शाम तक हो सकता खबर आ जाए, उनके साथ भी फार्मूला लगभग तय हो चुका है। तो कुल मिलाकर अब सभी जो राजनीतिक दल है उनका पता के बीच में वो लगे हुए हैं बाकायदा कि किस प्रकार से जल्दी जल्दी सूची जारी की जाए, नामों की घोषणा की जाए जिससे जो प्रत्याशी है वो आगे जा सके। 13 और 14 बहुत खास और खतरनाक दिन दोनों हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अनूप, आप कह रहे थे और मकर संक्रांति का पर्व आने में अभी भी 12 या आप कह सकते हैं 14 घंटे से अधिक का समय है और मकर संक्रांति के दिन केशव प्रसाद मौर्य को बहुत कवायद करनी पड़ सकती है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा झटका दे सकते हैं और समाजवादी पार्टी बहुत खुश हो सकती है। क्या वो स्थिति पलटने की हो गई है जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है? देखिए विपक्ष चाहता है कि जातिगत जो समीकरण है उसमें चुनाव हो तो जिससे विपक्ष को फायदा मिलेगा। लेकिन कल ये खबर निकल के आई है कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकायदा ये राम मंदिर का मुद्दा सेंट्रलाइज करने के लिए बीजेपी का एक नया दावा आया हुआ है। हालांकि इसी के सेंट्रलाइज करने की बात हो रही थी कि या तो अयोध्या से लड़ेंगे या मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा पहले मना कर दिया गया। तो अयोध्या से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है। इससे बीजेपी क्या चाहती है कि ये जो जातीय समीकरण इससे ऊपर उठकर जो 80 बनाम 20 वाला फार्मूला जो सीएम योगी बार बार बयान इसका दे रहे हैं लगातार कुछ दिनों से कई टीवी चैनलों पर, तो जो 80 बनाम 20 वाला जो मिशन है उस पर बीजेपी आना चाहती है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर अयोध्या से चुनाव सीएम योगी घोषित हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो हिंदू बनाम अन्य का जो बात आती है उस पर चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी फायदा होगा और यही चीज विपक्ष नहीं चाहती, इसलिए विपक्ष काफी समय तक बताने लगी है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो हिंदू बनाम को है और विपक्ष है जातिगत समीकरण में, तो दोनों अपने अपने खिस्तान में लगे हैं किस प्रकार से रणनीतियां बनाई जाए। लेकिन बेशक बीजेपी की तरफ से बड़ी रणनीति तैयार हो रही है, वो आगामी 1-2 दिन में सामने भी आ जाएगी क्योंकि सभी लोग 14 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं जब सूर्य उत्तरायण होगा तो जैसे कहा जाए कि हिंदू समाज में ये मान्यता है कि शुभ दिन शुरू होते हैं मकर संक्रांति से, तो बहुत से लोग उसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कल जो है 14 जनवरी की बात सभा और राजगार वगैरह सब कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंस हो सके, बड़ा उनकी तरफ से कुछ आ सके। तो 14 जनवरी का दिन इंतजार बीजेपी भी कर रही है। हालांकि बीजेपी भी अपने पार्टी में भी नहीं खोल रही है क्योंकि ये भी कई नेताओं के संपर्क में है जिसमें खबर आ रही है कि बसपा के जो सतीश मिश्रा के जो भाई लगते हैं बीजेपी अनंत मिश्रा अंकुर ये भी बहुत जल्दी भाजपा में आ सकते हैं, उनके नाम पर चर्चा होने लगी है। तो बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश से पत्ते ही खोल रही है। लेकिन हाँ कल महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, कुछ नए चेहरे इस्तीफा दे सकते हैं, कुछ नए चेहरे इधर से उधर हो सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं क्योंकि बीजेपी में कई टिकट कटे हैं और लगभग 300 सीटों पर दिल्ली में चर्चा हुई है जिसमें 1 से 7 सीट लगभग तय हो चुके हैं इस सीटों के लिए। तो बेशक कुछ नाम कहते हैं मौजूदा जो भी 107 सीटें तय हुई है उसमें खबर आ रही है कि 30 से 40 विधायकों के टिकट मौजूदा कटे हैं। तो जाहिर सी बात है उन तक खबरें पहुंच जाएंगी जिन विधायकों के टिकट कटे हैं तो अपना पाला बदलने की कोशिश करेंगे। दल बदल अभी चलता रहेगा क्योंकि सपा से भी जब अभी अनाउंस होगी सीटें वहां भी कई सीटें जो मौजूदा विधायक वहां के थे या जिनको टिकट मिलने की संभावना थी नहीं मिली जो कि बाहर से लोग गए उनको मिल जाएगा। तो उधर से भी बीजेपी में आने के लिए जिसे कहा जाए संभावना तेज है। तो फिलहाल अब 14 तारीख के बाद से एक और भगदड़ सभी दलों में देखने को मिलेगी जिसे सुधर नेता का जाते दिखाई देंगे। अनूप जी, एक अहम सवाल है और उस सवाल का हालांकि आपने एक सांकेतिक जवाब दे दिया है। विपक्ष ने जिस तरीके से जातिगत फैक्टर्स को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी को एक साथ कई मोर्चे पर लड़ने के लिए वो तैयार कर रही थी या आप कह सकते हैं मजबूर कर रही थी, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे इसका संकेत देकर के बीजेपी ने वो दांव चल दिया है जिस दांव की दरकार है और जिसकी उम्मीद है और जो हम लोग कह रहे थे कि यही होगा क्योंकि उसी से वोटों का जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण की जो राजनीति प्रभावी होने वाली है जिस पर हम आप चर्चा करते आ रहे हैं, उसका खेल
अब बीजेपी ने शुरू कर दिया है योगी आदित्यनाथ का नाम अयोध्या से जोड़ करके, क्योंकि हिंदुत्व, अयोध्या, भगवान श्री राम का मंदिर वास्तव में अब एक बड़ा मुद्दा बिना किसी चर्चा के बनने जा रहा है अगर योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को यही सूट करता है। बीजेपी की ये अपनी पिच है, ये होम पिच है जिसको बीजेपी हमेशा खेलती आई है। और बेशक ये रणनीति अभी चुनाव आते आते ये रणनीति सेंट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो सेंट्रल में बीजेपी फिर से एक बार लेकर आएगी चुनाव आते आते। और जाहिर सी बात है, जब घोषणा हो चुकी है चुनाव की तारीखों की, तो अब जैसे बीजेपी की लिस्ट निकलेगी उसमें सीएम योगी का नाम अयोध्या में आ जाता, जैसे की संभावना बहुत प्रबल है कि अयोध्या की सीट से लड़ेंगे, तो अगर वो आ जाता तो बेशक ये चुनाव फिर से बीजेपी अपनी ओर करती हुई दिखाई देगी। हालांकि विपक्ष जातिगत जो समीकरण इसमें बैठा रही है कि बीजेपी चूंकि विपक्ष क्या करना चाहता है, अगर वहाँ पिछड़ों के बीच का अंतर दिखाना चाहता है कि जो बीजेपी है वो ओबीसी या जो अनुसूचित जनजाति है उनकी दुश्मन है, उनकी विरोधी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो सेम पैटर्न इस्तीफे का आ रहा है, लगा है कि पैटर्न ने बैठ के इसको टाइप किया है, तो इसमें साथ साथ दलित गरीब पिछड़े सब की बात आ रही कि इनकी आवाज हम उठा नहीं पा रहे थे, या इनका शोषण हो रहा था बीजेपी में, या बीजेपी इनका ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो बिल्कुल वही एक सपा एक रणनीति बना के आगे चल रही है कि सेम वही स्क्रिप्ट है जो इस्तीफा दिख रहा है, और समाज में मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों के साथ में अन्याय कर रही है, और अगले ही बीजेपी में प्रमुख है, अगले का ही ध्यान बीजेपी का करिए। तो बस वही तो बनने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से। और जाहिर सी बात है बीजेपी इसको अब लाएगी राम मंदिर मुद्दे पर, जिसमें इसने इतनी मेहनत की है। अगर राम मंदिर मुख्य मुद्दा यहाँ बन पाए तो बीजेपी की मेहनत सारी जिससे ताजा बेकार हो जाएगी राम मंदिर पर, जितनी मेहनत सालों से करती आ रही है। तो बेशक ये वो एक राम मंदिर का मुद्दा है जो 3 दिन से जो वहाँ बैठक चल रही दिल्ली में, उसमें यही चर्चा की जा रही किस प्रकार से यूपी के चुनाव 80 बनाम 20 यानी कि हिंदुत्व पर लेकर आया जाए, ध्रुवीकरण की राजनीति किस प्रकार से इसको सेंट्रलाइज किया जाए, ये बार बार केंद्रीय चुनाव समिति की कोशिश कर रही बीजेपी की, वो अब सफल होती दिखाई देगी आगामी 1 या 2 दिन से। क्योंकि जैसे ही सीटें की घोषणा होगी और सीएम योगी का अयोध्या का सीट अनाउंस होता है, उसी दम से उसी पल से बीजेपी इसको हिंदुत्व यानी कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति उसमें लाकर बाकायदा 80 बनाम 20 जो सीएम योगी बार बार कर रहे हैं, उसी 80 बनाम 20 के ऊपर ये यूपी का चुनाव चला जाएगा। अनूप जी, मैं इसमें कुछ और जोड़ता हूं। अगर हिंदुत्व का प्रतीक योगी आदित्यनाथ और अयोध्या का भगवान श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, और अगर ये चुनाव मुद्दे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि अब विपक्ष इस पर अटैक करे, तो ये भी उसकी रणनीति हो सकती है। उससे आगे की बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी योगी को वहां से चुनाव लड़ा करके अयोध्या को विकास के मॉडल के तौर पर भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, और उत्तर प्रदेश की जनता को दिखा सकती है कि हम ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं को, भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के साथ अयोध्या नगरी को भगवान राम की जो सोच थी, भगवान राम के समय में जो वहां पर सरसब्ज स्थिति थी पूरे परिक्षेत्र की, वो स्थिति भी विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, और वो इसको तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। शायद हिंदुत्व और विकास दोनों मुद्दे को योगी आदित्यनाथ को वहां से चुनाव लड़ा करके बीजेपी दिखाना चाहती है। बिल्कुल, देखो हर पार्टी एक बात तो कहती है कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम का मंदिर कोई नहीं बनाएगा। वो राम का मंदिर बीजेपी जिसे सालों से अपने एजेंडा में रख के लेते आई, मैनिफेस्टो में लेकर आई, वो राम मंदिर अब बनने की ओर अग्रसर है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी उसका फायदा उठाएगी, और ये विपक्ष को बार बार परेशान भी करेगा, क्योंकि विपक्ष कतई नहीं चाहता कि ये राम मंदिर का मुद्दा उठे, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा उठने का मतलब है कि बीजेपी का आगे हो जाना, जो ये कभी भी बीजेपी विपक्ष कभी नहीं चाहेगा। तो इसके लिए बार बार लगातार विपक्ष यही कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को जो समाज में मैसेज जाए बीजेपी कहेगी अगले और पिछड़े, यानी कि बीजेपी पिछड़े की पार्टी नहीं है, सिर्फ अगले की पार्टी है। ये बार बार सपा या विपक्ष कहने की मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी जो अयोध्या और काशी का मॉडल है,
काशी का जो कॉरिडोर बना, विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर बना है, उसको भी आगे रखेगी। जाहिर सी बात है कि अयोध्या का विकास बीजेपी के सत्ता में रहते हुए हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही मॉडल आगे लाकर, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उसी मॉडल को आगे रखा जाएगा कि देखिए बीजेपी हिंदू की पार्टी श्री राम का मंदिर बनाए, काशी बनाया, और अब जिसमें दम होगा, जो सीएम योगी ने कुछ दिन पहले बयान दिया है चैनल पे कि जिसमें दम होगा वही मथुरा भी बनाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब मथुरा की बात को लेकर ही साथ में जोड़ेंगे कि अयोध्या काशी ले लिया, अब मथुरा की बारी है। तो ये नारा भी अभी आगे आगे चलेगा। तो विपक्ष अगले और पिछड़े की राजनीति करना चाहता है, जो बीजेपी है वो अब हिंदू बनाम अन्य बना के चलेगा। लेकर मुकाबला होने जा रहा है, इसमें कोई दो राजनीति की राजनीति। और अभी जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने बाकायदा जो महिलाएं हैं उनको जो 50 सीटें उनको भी दे दी है, फिलहाल जो पहली लिस्ट आई है उसमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सीएम योगी की सत्ता रहती है, जिन महिलाओं के साथ में जो घटना घटी या जो महिला पीड़ित रही है क्राइम केस से, जैसे रेप केस में जो नाव वाला मामला था, उनकी माँ को टिकट दिया है बाकायदा। और जो लखनऊ सेंट्रल से जो नगर सदर का नाम आ रहा है, जो सीए के जो एक्टिविस्ट रहे उनको यहाँ पे टिकट दिया। तो मुकाबला रेप पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, ये जो मुकाबला होगा वो सपा को ये सीटें न कहीं सीटें अपनी ओर कांग्रेस, इसका दल सपा को भी है और यही दल विपक्ष को भी है कि अगर विपक्ष एक ना हो पाए तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी विपक्ष एक कदम आगे फिलहाल जैसे 2-3 दिन में जो घटनाएं घटी अपने आप को आगे दिखा रहा है, लेकिन जैसे जो सीटें अनाउंस हो रही कांग्रेस की भी, तो लगता जरूर है कि हाँ विपक्ष में आपस में सीट जरूर बढ़ जाएंगे। अनूप जी, आप बार बार विपक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें ना चाहते हुए भी एक सी लग रही, क्योंकि दोनों को भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो वास्तविक गेम चेंजर की स्थिति होगी जिस पार्टी की, वो बहुजन समाज पार्टी है, जो जिसकी सर्वे सर्वा अर्थात मुखिया मायावती फिलहाल चुप हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के वो मास्टर हैं। कोई बड़ा गेम कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए उतनी मुखर वो नहीं दिख रही हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको समझ में आ रही हो, जो आप टिप्पणी करना चाहें? देखिए, क्या कहते हैं, सपा बिल्कुल सपा कांग्रेस की राहें है तो अलग, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति पलट भी सकती है। जाहिर सी बात है, चुनाव के बाद फिर से जैसे कि हर बार होता है कि हाँ भाई विपक्ष सारा एक हो गया, लेकिन जो मायावती की भूमिका, बिल्कुल मायावती को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, मायावती को कम नहीं आंका जा सकता है। मायावती का एक अपना वोट बैंक है जो कभी इधर से उधर नहीं जाता है, वो मायावती के साथ ही रहता है। तो बेशक मायावती की स्थिति भी जिसे कहा जाए कि महत्वपूर्ण है, वो बात और है कि हाँ मायावती इस समय ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है, लेकिन अब तो चूंकि डिजिटल प्रचार की बात आ गई तो मायावती को बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, तो मायावती अपना प्रचार आराम से कर सकती है। फिलहाल ये जरूर है कि हाँ मायावती बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा कम जिसे कहा जाए आक्रोशित है, और बीजेपी का थोड़ा सा नरम भी दिखाई देती है मायावती। जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा आपस में नरम दिखाई देती है, इसी प्रकार से मायावती इस समय बीजेपी का थोड़ा सा नरम दिखाई देती है। बाकी परिस्थिति के चुनाव के बाद में देखा जाएगी कौन किसकी तरफ आता है। अगर बहुमत नहीं मिलता किसी को या त्रिशंकु होती है या किसी कुछ सीटों की होती है तो मायावती किसके साथ जाएंगी। लेकिन इतना तो तय है, यहाँ सपा और कांग्रेस चुनाव के बाद परिस्थिति दोनों एक ही साथ खड़े दिखाई देंगे, एक ही पायदान पे दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जितना भी विश्लेषण आ रहे हैं, अगर सपा को बहुमत नहीं मिलता है तो बेशक कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी और अन्य विपक्षी दल शायद मायावती ना जाए, लेकिन अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं वो सपा के साथ जरूर खड़ी दिखाई देंगी। और मायावती अगर बीजेपी को कुछ जरूरत पड़ती है तो मायावती बीजेपी के साथ दिखाई देंगी। बिल्कुल, संभावना बहुत अधिक है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वास्तविक गेम चेंजर की स्थिति जिस पार्टी की होगी वो बीएसपी की होगी। अनूप जी, लगता है कि चुनाव परिणाम के पहले हम लोगों ने एक बड़ी बात कर दी है और ये स्थिति बन सकती है। खैर, हम उस पर बाद में जाएंगे। एक अहम सवाल है कि अगर अयोध्या से सीएम योगी तो सिराथू से, आप ध्यान से सुनिएगा, सिराथू से डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लड़ाए जाने की चर्चा। सिराथू किस बात का प्रतीक? आखिर में काशी और मथुरा, यहां से कुछ बड़े नाम की घोषणा होनी चाहिए, किसी को ऐसा प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए जिसकी
पहुंच या जिसकी पकड़ कम से कम 10-15 विधानसभा क्षेत्र पर हो, सिंबॉलिक उसका एक महत्व हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां क्या संभावना देखते हैं आप? काशी और मथुरा से क्यों कोई दो डिप्टी सीएम है, किसी एक को चुनाव लड़ाया जा सकता है क्या? केशव प्रसाद मौर्य के बाद दिनेश शर्मा की स्थिति कहीं काशी या मथुरा से कुछ ऐसी संभावना आप देख रहे हो लड़ाने की, चुनाव लड़ाने की? देखिए, मथुरा से श्रीकांत शर्मा का टिकट फिलहाल नहीं कटेगा, ये लगभग तय है। मथुरा में श्रीकांत शर्मा जी कमान संभालेंगे और उनका टिकट नहीं कटने जा रहा। बाकी बात आती है दिनेश शर्मा की। लेकिन दिनेश शर्मा थोड़े अलग नेता माने जाते हैं, वो अभी तक किसी भी विधानसभा चुनाव में नहीं गए हैं वो, और उनकी स्थिति लखनऊ में भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती कि विधानसभा चुनाव लड़े। माना, ये भी आपको बता दें, माना बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी दिनेश शर्मा जो भी पहले आप बैठक में शामिल है, उन बैठकों में दिनेश शर्मा ने ये मना भी कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते विधानसभा चुनाव। तो दिनेश शर्मा को लखनऊ जो पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ से लड़ने की संभावना बताई जा रही थी, एक बीजेपी का मजबूत क्षेत्र है। लेकिन फिलहाल वो पूर्वी से गोपाल टंडन जी हैं, तो उनका टिकट कटने की संभावना ज्यादा दिख रही थी, जो अब लगता नहीं कटेगा। ये मैं एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, या कोई नहीं बोलेगा शायद, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूँ कि गोपाल टंडन जी का टिकट के ऊपर ही दिनेश शर्मा की बात आ रही थी। लेकिन फिलहाल दिनेश शर्मा जो कुछ खबर है 25 से वो मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, दिनेश शर्मा जब लखनऊ में ही अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए तो बाहर की सीट पर जाहिर से बीजेपी इतना कि दिनेश शर्मा के नाम पर नहीं ले सकती। लेकिन दिनेश शर्मा अमित शाह मोदी के करीबी माने जाते हैं, कोई बहुत बड़े जन नेता नहीं माने जाते दिनेश शर्मा। मैंने माना अनूप जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं और मुझे अब पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा था कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ मैनेज कर लिया है, मना लिया है। दिनेश शर्मा उतने बड़े जन नेता नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन हाँ ब्राह्मण नेता तो हैं। देखिए, अगर हम बात करें आज के डेट में, मैं दिनेश शर्मा जी को बीते लगभग 25-26 साल से जाता हूँ जी और मेरे घर के पीछे रहते हैं वो। ये दिनेश शर्मा तो बड़ा नाम अगर मैं बता दूं तो ब्रिजेश पाठक है इस समय, और ब्रिजेश पाठक को बाकायदा जो एक समिति बनी ब्राह्मण को मनाने वाली, इसमें रखा भी गया है। तो दिनेश शर्मा को बीजेपी बाहर लाकर कोई भी इसको नहीं ले सकती है, एक सवाल ही नहीं। पसंद के लिए बीजेपी नहीं सोच सकती है कि दिनेश शर्मा को आगे लेकर आए, क्योंकि यहाँ पहले से लोग जानते थे जब दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया था तो डिप्टी सीएम जनता को चौकी थी, लेकिन साथ में जो विधायक थे उनके वो भी चौक जाकर दिनेश शर्मा को किस लिए डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन ना तो वो एमएलए थे ना उनको चुनाव लड़ा था। उनकी एक योग्यता थी कि हाँ अमित शाह मोदी के करीबी है, इसके अलावा उनकी कोई योग्यता फिलहाल हाँ संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है, संगठन उनके आदमी है वो, और संगठन में उनको रखने का बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल अभी तक उनके लिए 4 साल तो बाकी बहुत आराम से दिनेश शर्मा से, तो अभी उनको चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी इतना आतुर भी नहीं है, दूसरा उन्होंने खुद भी मना कर दिया है। तो दिनेश शर्मा का बाहर जाना फिलहाल संभावनाओं से बहुत परे की बात है। आखिरी सवाल है अनूप जी, वैसे तो हम आप लगभग रोज अब उत्तर प्रदेश में तेजी से बन रहे समीकरणों, बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल बनता है कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर के जो बयान दिया था, जब प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने शुरुआत की उसकी पहले लिस्ट की, उसमें उन्होंने महिलाओं को उतना प्रतिनिधित्व दिया है, उतना महत्व दिया है। क्या प्रियंका का ये मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश के चुनाव में कारगर हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का खोने के लिए कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और प्रियंका गांधी ने एक नया प्रयोग किया है जो जिसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को लेकर जो सीटों की बात की है और सीटें दी उनको आगे भी मिलेगी, तो बेशक इसकी सराहना की जाइए। उन्होंने रिस्क लिया है, इस तरह आगे बढ़ी है वो बाकायदा, और उन महिलाओं को टिकट दिया है जो जिनके साथ जिसे कहा जाए कि शासन में प्रशासन में कहीं अन्याय हुआ है, उनको ज्यादा टिकट दिया है। इसे सीएम योगी की इंकम्बेंसी बताई जा सकती है। तो
बेशक महिलाओं को टिकट देना ये अच्छी बात है। अब आगे देखना ये होगा कि प्रयोग कितना सफल होता है, लेकिन हाँ प्रयोग अच्छा है, इसकी सराहना होनी चाहिए। अब ये देखना बात है कि प्रियंका गांधी प्रयोग कितना भी असर डालता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही कमजोर स्थिति में यहाँ से, शायद अगर अन्य कोई दल इस प्रयोग को करता तो इसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस ने इसका रिस्क लिया है। और लेकिन कांग्रेस के मौजूदा भी कई विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी कमजोर जरूर है यहाँ पर, थोड़ी क्या मैं कहूँगा ज्यादा कमजोर है। उसे खुद भी यकीन है कि वो कितनी सीटें ला सकती है। आज किसी भी कांग्रेस के नेता के पीछे वो खुद नहीं जानता वो कितनी सीटें लाएगा, वो तो 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसी भी नेता से, कांग्रेस के नेता से बात कर लीजिए, तो कहना मतलब यही है कि जो महिलाओं को टिकट मिल रहा है इससे कांग्रेस के मौजूदा विधायकों या मौजूदा जो नेता जो विधायकी के इंतजार में थे वो भी परेशान है इस बात से। लेकिन पहली बात वही है कि खोने के लिए कुछ नहीं प्रयोग किया जा रहा है, अगर सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल हुआ तो कहने देते रहेगा कि हाँ हमने महिलाओं को मौका दिया, हमने महिलाओं को आगे लेकर आए। अनूप जी, आप पूरी खबर और हर उस खबर की तह पर अपनी नजर बनाए रखिए, गड़ाए रखिए, क्योंकि हमको और आपको 10 मार्च तक इस तरह के विश्लेषण के लिए एबी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर आना पड़ेगा। तो आप पूरी खबर पर और पूरी वस्तुस्थिति पर, बदलते घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। हम आपसे समय समय पर संपर्क करते रहेंगे। तो ये थे अनूप शुक्ला, हमारे ब्यूरो चीफ, जो लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम और समीकरणों पर अपनी बात रख रहे थे, और साथ ही साथ हम दोनों एक विश्लेषण भी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे कि बदलते समीकरण आखिर में राजनीतिक हवा और उसकी दशा और दिशा क्या अब बनती नजर आ रही है, रेखाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो सब आप खुद ही उसकी परख कर लीजिए, जो विश्लेषण हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।